हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर सेकंड, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक चैप्टर में पिछला पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के और इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिकली, और आज ये सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। अगर वो बेसिक आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलो बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। तो दोस्तों, व्हाट इज इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? हमें पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्स हैं और हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत सारी हैं। हमारी वांट्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो अब उन रिसोर्सेज, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए, ये तो नॉर्मली ही बात है, लिमिटेड रिसोर्स हैं और अनलिमिटेड हमारी वांट्स हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी, इकोनॉमिक होगी, प्रॉब्लम तो होगी कि उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, उनको कैसे क्या किया जाए। यही वो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए हमारी वांट्स के अकॉर्डिंग, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एडजस्ट किया जाए, वो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। बेसिकली हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर क्या देखते हैं कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले उनको चूज करने में प्रॉब्लम होती है कि किस रिसोर्सेज को किस कार्य के अंदर, किस वर्क के अंदर लाया जाए। ये चूज करने के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम होती है भाई उससे क्या काम करा जाए कि जिससे जिससे पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। फिर सेकंड प्रॉब्लम होगी इकोनोमाइजिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर ये देखते हैं कि जो हमने रिसोर्सेज को चूज़ किया है उससे हमें बचत आनी चाहिए, उसका ऑप्टिम बचत आनी चाहिए, उसके यूज़ अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से उसको इस्तेमाल करने की प्रॉब्लम आती है फिर उसको चूज़ करने के बाद। और फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर उस जो रिसोर्सेज हमने चूज और उसको इस्तेमाल किया है उसकी ग्रोथ भी हो और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस रिसोर्स का वो इक्वली हो। ये प्रॉब्लम आती है बेसिकली हमें जब हम इकोनॉमी के पढ़ते हैं। तो जो रिसोर्सेज इकोनॉमी का आपको पता है पिछले चैप्टर में कि अननेसेसरी वांट्स को कैसे हम फुलफिल करें लिमिटेड रिसोर्सेज से, वो इकोनॉमिक है। और यही प्रॉब्लम आती है कि उसको कैसे चूज करें, फिर उसको कैसे सुव्यवस्थित तरीके से लगाएं और फिर उस रिसोर्सेज का प्रॉपरली ग्रोथ भी हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखिए पढ़ते हैं। ये लेफ्ट विच है, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द कंसर्न विद द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अमंग अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स एंड इन using their resource toward the end of satisfying want as fully as possible। ये भी यही बोल रहे हैं कि जैसे हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्केर्ड रिसोर्सेज हैं, उसको अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स के अंदर कैसे उनको यूज किया जाए कि वो फुली, मतलब उनका यूटिलाइजेशन हो, उनका फुली यूटिलाइजेशन हो। तो यही है इसके अंदर। अब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के कुछ कॉजेज भी होते होंगे, प्रॉब्लम क्यों होती है। तो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। हमारी इच्छाएं, देखिए हम नॉर्मल लाइफ में ही देख लीजिए हमारी कितनी इच्छाएं रहती हैं, ऐसे ही रिसोर्सेज के साथ हो रहा है। रिसोर्सेज, ये देखिए रिसोर्सेज हैं लिमिट, पर जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। यही कारण है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करने चाहिए। और ये अल्टरनेटिव यूजेज, अल्टरनेट हर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। हमें चूज करना पड़ता है कि उस रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए कि उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो। एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हमारे घर में दूध होता है, दूध, अब दूध का इस्तेमाल, अब हमें देखना है उस दूध से हमें क्या करना है। उस दूध से हमें पनीर निकालनी है, उस दूध से नॉर्मल घी निकालना है, उस दूध की मतलब खीर बनानी है या कुछ भी करना है। वो
दूध हमारा रिसोर्सेज है और उसको जो चूज करना है हमें, ये अल्टरनेटिव यूजेज हैं उसके दूध के, तो वो चूज इस तरीके से करना है कि उसका जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो एक प्रॉपर तरीके से हो। देखते हैं, यही था इसके अंदर, यही प्रॉब्लम होती है कि एक रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं, लिमिटेड होते हैं, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं, देख लीजिए आप कहीं भी। और अनलिमिटेड ह्यूमन बींग हो या मार्केट हो, उनकी वांट्स होती हैं जो अनलिमिटेड होती हैं, ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी के अंदर अगर कोई फर्म आ रही है, कोई मार्केट के अंदर कोई कंपनी आ रही है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम होगी इकोनॉमी में, इकोनॉमी के अंदर उसकी यही प्रॉब्लम होगी कि वो क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे। सेकंड प्रॉब्लम ये होगी कि हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करे। और तीसरी प्रॉब्लम होगी फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे। चौथी होगी हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, वो कैसे करे। और फिर पांचवी प्रॉब्लम ये होगी कि जो ग्रोथ है, रिसोर्सेज का ग्रोथ है, उसको अचीव कैसे करें टाइमली। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, हमें ऐसा भी करना है कि वो रिसोर्सेज और उत्पन्न हो, पैदा हो, और रिसोर्सेज को भी हमें यूज़ कर रहे हैं तो उनको बनाना भी तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब इतनी स्पीड से नहीं बनेंगे पर कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी, तो वो उसको अचीव करेंगे, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को। ये हमारी प्रॉब्लम है, इनको अब एक एक करके हम अच्छे से पढ़ते हैं एग्जाम्पलों के साथ। तो देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, इसके अंदर एक एग्जाम्पल से देखता हूँ मैं आपको। एक कोई भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी फर्म है, वो जब आती है तो देखना पड़ता है उसको कस्टमर को देखना पड़ता है कि कस्टमर हम किस प्रकार की चीज़ को बनाएं, कैसा प्रोडक्शन करें, हम कंज्यूमर गुड्स को बनाएं या कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी होगी, मशीनरीज होगी, ट्रैक्टर वगैरह हो गए, इनका करें, या फिर जैसे वार ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे गन्स वगैरह, टैंक्स वगैरह, इनका प्रोडक्शन करें। किस टाइप का प्रोडक्शन करें जिससे हमें मैक्सिम, सब कुछ होता है दोस्तों ये मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो यही देखना है कि कंज्यूमर जो वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे दे सकता है, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वही देखना है इसके अंदर। तो चूज करना पड़ेगा कि हमें बनाना क्या है। हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं जो घरेलू होते हैं, जैसे नॉर्मली चीनी, कपड़ा, गेहूँ, घी आदि सामान हो गया, या फिर कैपिटल गुड्स होगी जिसके अंदर कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट होती है, जैसे मशीनरीज होगी, बड़ी बड़ी मशीनरीज होगी, या फिर अदर चीज़ होती है। अब चलो हमने ये देख लिया कि बना क्या रहे हैं हम, उसके बाद कितना बनाना है। अब कोई फर्म है वो कैपिटल ऑब्जेक्ट्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों बना रही है। अब दोनों बना रही है, अब एक टाइम पर दोनों को एक जैसा रखना बहुत मुश्किल है। अगर वो कंज्यूमर गुड्स बनाएगी तो उसको अपना जो कैपिटल गुड्स होगा वो कम करना पड़ेगा डिमांड के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। अब टाइम के हिसाब से वो देखेंगे कि जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो किस की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मान लो वो कंज्यूमर गुड्स की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम कैपिटल गुड्स को क्यों बढ़ाएंगे, उसको कम करके कंज्यूमर गुड्स को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। और अगर वो कैपिटल गुड्स की ओर कस्टमर ज़्यादा है, देखेंगे मार्केटिंग या अदर सोर्सेज से मार्केट के बारे में, अगर उनके ज़्यादा है तो उसको जो कंज्यूमर गुड्स होगा उनको नीचे, वो उनकी कम प्रोडक्शन करेंगे, और जो कैपिटल गुड्स होगा उनकी प्रोडक्शन को ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हमने ये तो देख लिया, हमें मतलब मार्केट में फर्स्ट प्रॉब्लम थी जो प्रोड्यूस क्या करना है और कितना करना है। उसके बाद क्या करना है कि हमें प्रोड्यूस करना कैसे है, हाउ टू प्रोड्यूस।
इसमें ये समस्या होती है कि हम वस्तुओं का उत्पादन है ना जो कैसे किया जाए, मैनेजिंग और प्रोडक्शन होती है इसके अंदर मेन समस्या। इसके लिए हम जो हमारी जो प्रोडक्शन की टेक्निक है उसका जो उसको सिलेक्ट करके हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं जैसे कोई उद्योग है, लघु उद्योग कपड़े का, उस कपड़े के उसमें हाथ से भी काम होगा और मशीनरी से भी काम होगा। जैसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी होगी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी होगी। अगर हम लेबर को ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ पर जो कैपिटल वो होगी, वो मशीनरी वगैरह होंगी वो कम होंगी। अगर हम कैपिटल टेक्निक की ओर ज़्यादा अग्रसर होंगे तो जाहिर बात है अगर मशीनरी काम करेंगी तो लेबर की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। तो हमें हमें ये देखना है कि हमें वो क्या हमें सेलेक्ट करना है, हमें लेबर से ज़्यादा करवाना है या फिर इसे सॉरी इसे कैपिटल इन टेक्निक से ज़्यादा करवाना है, ये हमें देखना है। इसके बारे में और कुछ नहीं है। और जिससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा उससे हम ये कर लेंगे, उसी टेक्निक को हम अपना लेंगे। और प्रॉफिट के लिए तो होता है सब कुछ। तो पहले एक बार देख के अच्छी तरह एनालाइज करके जो सी टेक्निक अच्छी होगी उसको अपना लेंगे, ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरे की ओर आते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर कस्टमर को देखना होता है कि इसके अंदर ये निर्धारित करना पड़ता है कि ये किसके लिए किया जाए। वास्तव में जो प्रोडक्शन होता है ये सेल्फ कंजप्शन या फिर बाजार में एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। ये जो इस प्रॉब्लम का रिलेशन है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन से है, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन से है। इसके दो घटक हैं जो मेनली देखे जाते हैं। जो पहला घटक है उसका वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम से भी है। इसके अंदर जो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इसका साथ रिलेशन है। इसका अभिप्राय है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरे के अंदर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इससे ये होता है कि जो प्रोडक्ट है वो विभिन्न साधन, उसके जो विभिन्न सोर्सेज हैं जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इसमें जो प्रोडक्शन है उसमें उनका कैसे बंटवारा कर रखा है। इसका जो रिलेशन है वो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन की इनइक्वलिटी से बिल्कुल भी नहीं है। ये और जो ये फोर्थ एंड फिफ्थ है ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनको एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोला जाता है। पहले तो इन तीनों को माना जाता था, बाद में इन दोनों को ऐड किया गया है। इनके अंदर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ऐड किया गया है कि उन जो रिसोर्सेज हैं उनको फुल यूटिलाइज कैसे किया जाए। और इसके अंदर जो रिसोर्सेज जो ख़त्म होते जा रहे हैं उनकी ग्रोथ के बारे में भी ध्यान दिया जाए, इसके बारे में ध्यान दिया गया है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स थी। उसके बाद आती है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। जो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अंदर उन जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की उनको सॉल्यूशन कैसे हैं। इसमें हम 3 डिफरेंट टाइप की मार्केट्स को पढ़ेंगे विद एग्जांपल। देखते हैं, चलो देखते हैं एक बार। जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं डिफरेंट तरीके से। देखिए, फर्स्ट है मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये आमतौर पर देखने को मिलती है अमेरिका में। इसको फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। ये देखिए, फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो फ्री होता है, प्रोड्यूसर फ्री होता है डिसाइड करने के लिए कि उसको क्या और कैसे प्रोड्यूस करना है। वो देखता है, डिसीजन लेता है डिमांड और डिमांड के फोर्सेस पे, और मार्केट के अंदर देखता है कि कितनी डिमांड है, कैसे है। वो फ्री होता है प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट का
कोई इंटरफेयर नहीं होता प्रोड्यूसर के साथ। अगर हम सिंपली कहें तो प्राइवेटाइजेशन है टोटली, इसमें कोई लिंक नहीं होता गवर्नमेंट का। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर डिमांड है, आप प्रोड्यूस उसको कितना भी कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट आपको नहीं रोकेगी, कुछ भी नहीं होगा। आप एक फ्री प्रोड्यूसर है आप। ऐसा यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में होती है, ऐसी मार्केट देखने को मिलती है। इसके अंदर सभी आपको प्राइवेट मिलेगी, आपको रेलवे प्राइवेट मिलेगा, बैंक वगैरह सब प्राइवेट मिलेंगे आपको। फिर आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये आपको देखने को मिलती है चाइना के अंदर। यहाँ पर जितना भी सिस्टम होगा वो सारा का सारा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर होगा। मतलब वो डिसीजन लेंगे टू टेकन द मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर के लिए, नॉट टू मैक्सिम, वो प्रॉफिट के लिए नहीं, ऐसा बोलते हैं कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं, वो जितना भी वो करेंगे डिसीजन लेंगे वो सारा सोशल वेलफेयर के लिए लेंगे। मतलब इन देशों के अंदर जो भी काम होते हैं ना वो सारे गवर्नमेंट की मर्जी से होते हैं। अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी, वो सब कुछ गवर्नमेंट, हॉस्पिटल गवर्नमेंट, स्कूल गवर्नमेंट, सब कुछ। और जो इनकम आएगी इनसे वो सारा का सारा पब्लिक, जो सोशल वेलफेयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी आ जाता है, वो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो लगा देंगे इसके अंदर। नो प्राइवेटाइजेशन, कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है इसके अंदर, सारा गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ये चाइना के अंदर एक ही देश है जो इसमें इस ऐसी इकोनॉमी को लेकर डेवलप हो रहा है, ये चाइना। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी इसमें इंडिया एग्जांपल इसका बेस्ट है। इंडिया के अंदर आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेंगी, मार्केट इकोनॉमी भी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी। देख सकते हैं हमारी रेलवे है वो टोटली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, और अदर जैसे कंपनीज कितनी खुली हुई हैं ये सारे मार्केट इकोनॉमी की तरह हैं। तो ये 3 तरह की मार्केट थी इसके अंदर, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आ गई है मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, पीपीसी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। मतलब जो पीपीसी क्या होती है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। पीपीसी होती है, ये एक कर्व होती है जो रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम दो वस्तुओं के जो गुड्स और सर्विस है, बोथ प्रोड्यूस विद द इकोनॉमिक गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक अज्यूमिंग दैट ऑल रिसोर्स आर फुली एम्प्लॉयड। दो वस्तुओं को ये कर्व दिखाती है कि जब टेक्निक्स जो होती है हमारी वो सेम हो, मतलब कांस्टेंट टेक्नोलॉजी हो, तो इसमें दो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके संयोग को दिखाया जाता है कि वैकल्पिक संभावनाओं को दिखाया जाता है, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स पॉसिबिलिटीज़ को दिखाया जाता है दो प्रोडक्ट्स की। कि जैसे दो प्रोडक्ट्स ले लिए हमने इक्वली, उनको कांस्टेंट टेक्नोलॉजी ले लिया, उनका ये एग्जम्पशन ले लिए उनके, जैसे दो गुड्स ले लिए, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी ले ली, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लिया, सब सेम ले लिए उनके भी। उनको हम दिखाएंगे और भाई किस प्रोडक्ट को हम कम करें, किस प्रोडक्ट को कम करने से दूसरा कितना ज़्यादा होगा, उनका जो रिलेशन होगा दो प्रोडक्ट्स का, उनको हम पॉसिबिलिटी करो के द्वारा हम शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देंगे। जैसे हमने दो प्रोडक्ट्स ले लिए, इन प्रोडक्ट्स के अंदर ये देखने जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन होंगे, सेम होंगे, टेक्नोलॉजी होगी वो कॉन्स्टेंट होगी, और जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा वो पूरा का पूरा होगा। हम इसके अंदर मान के चलते हैं कि जो एम्प्लॉयड है इसके अंदर फुली एम्प्लॉयड है, इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की कोई वो नहीं है। तो हम दो प्रोडक्ट्स लेके चलते हैं, एप्पल और व्हीट। अब इसके अंदर रिलेशनशिप होता है इनके अंदर कि पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं इन दोनों के अंदर, रिलेशनशिप और पॉसिबिलिटीज़ की। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा, अब हमारे पास कोई लैंड का टुकड़ा है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है,
उसके अंदर हमने सेब बो रखे हैं पूरे के अंदर। तो पूरे के अंदर हमने सेब बो रखे हैं, तो गेहूँ तो हम बो ही नहीं सकते, पूरे के अंदर सेब बो रखे हैं। तो अब हमने क्या किया कि भाई सेब में तो इतना नहीं है, पर गेहूँ बो के देख लेते हैं। भाई ठीक है, 90 पर आप गेहूँ बोले और उसका जो 10% हिस्सा है उसके ऊपर आप ये गेहूँ बोले कुछ पर। तो हमने ये करके देख लिया, फिर ये करके देख लिया भाई 70 एप्पल्स कर लिए और 20 ये कर लिए और ये 40। फिर हमने 40 एप्पल ये एक बार, चलो एक बार गेहूँ बो के देख लेते हैं एप्पल्स की क्या करेंगे, तो ये करके देख लिया। तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिखाई इसके अंदर, जो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जी। जो प्रोडक्शन हुई है हमारे, जो उस लैंड एरिया के अंदर जो प्रोडक्शन हुई है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है ये दो गुड्स की। तो ये पॉसिबिलिटीज शो कर दी भाई इतना इतना होगा ये इसमें, और उसको फिर करोड़ से दिखा दिया। ये जैसे ये करोड़ है, अब देखिए ये 100 था और वीट 0 था, ये 100 है, यहाँ पर वीट 0 है। फिर 90 हुआ, ये वीट 10 हो गया। ये 70 हुआ, ये वीट 20 हो गया। ये 40 हुआ, ये वीट 30 हो गया। तो ये ऐसे ऐसे शो कर रहा है, ये पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है प्रोडक्शन की अलग अलग स्थिति में, अलग अलग एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट तो नहीं कह सकते, अलग अलग एनवायरनमेंट इसीलिए हो गया क्योंकि स्थिति अलग अलग थी। एक में हमने टोटली एप्पल कर रखे थे, फिर 90-10 हुआ, 70-20 हुआ, 40-30 हुआ, तो इसीलिए वो अलग अलग हो गया। तो फिर ये करो आगे, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर्चूनर और ट्रांसफॉर्मेटिंग करो भी बोलते हैं। ये देखिए आप, ये दो वस्तुओं के जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसको निर्धारित करता है ये, इसीलिए इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोचिनर और बाउंड्री भी बोल देते हैं इसको। ये दिखा रखा है इन्होंने, ये एग्जाम्पल है, ये आप अगर इसको पढ़ोगे तो सेम वही है जो अभी बोल के बताया है कि एक लैंड का टुकड़ा है, उसको हम रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर हम 90% एप्पल बो सकते हैं तो 10% ये होगा उसी रिसोर्सेज में। अगर हम 70 कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज हैं, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, और उसको फिर कर इस फिगर्स के हिसाब से हमने समझा दिया इसके अंदर। ये थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, और ये कर्व होगी, शेड्यूल बना रखा था ये कर्व होगी। उसके बाद हम आते हैं जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थी, उससे हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एक बार उसको रिलेट करके देख रहे हैं। ये देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, अभी अभी सीखा हमने व्हाट टू प्रोड्यूस। ये फिगर देखिए आप, हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले सी पर थे, गुड्स वाई सी पर था और गुड एक्स आर पर था। अब हम आ गए कि हमें गुड वाई ई करना है, तो नॉर्मली सेम रिसोर्सेज के अंदर जो गुड्स एक्स होगा वो एस हो जाएगा। ये दर्शाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अगर हाउ मच टू प्रोड्यूस तो अपने आप हो गया, अगर एक्स इतना करेंगे तो वाई इतना करना पड़ेगा, वाई इतना करेंगे तो एक्स इतना करना पड़ेगा। ये शो करता है, ये इसका चेंज इन लॉस होगा ये इसका वाई का, और ये चेंज इन प्रॉफिट होगा एक्स का। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, ये चूज ऑफ टेक्निक्स होते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास मॉडर्न टेक्निक नहीं थी, हमारे पास पुरानी टेक्निक थी, रिसोर्सेज हमारे पास पूरे थे, तो फिर ये नीचे वाली कर्व हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही थी, मैक्सिमम प्रोडक्शन दे रही थी हमें। नई टेक्निक आई, नई मॉडर्न मशीनें आई, वो प्रोडक्शन अच्छी दे रही हैं, तो प्रोडक्शन अच्छी दे रही हैं तो वो तो दोनों के लिए ही देंगी, क्योंकि मशीनरी हमें लगाई है तो वो एप्पल के लिए भी होंगी और वीट के लिए भी होंगी, तो इन दोनों को बढ़ा दिया। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई और यहाँ से इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, क्योंकि हमने टेक्निक के ऊपर था ये सारा का सारा, और हमने टेक्निक को बढ़ा दिया। वो ऊपर हमने एग्जांपल दिया था कपड़े की मिल वाला, ये कपड़े के अंदर हमने हाथ से काम करवाना है या मशीनों से काम करवाना है,
हम देखेंगे कि कैसे हमें हमें अच्छा पड़ रहा है, हमें ठीक पड़ रहा है। अगर हमें मशीनों से अच्छा पड़ रहा है तो हम मशीनों से करवाएंगे, और हाथ से अच्छा पड़ रहा है तो हम हाथ से करवाएंगे, जिसमें भी फ़ायदा होगा। मान लीजिए यहाँ पे हाथ से हो रहा था तो कम कम प्रोडक्शन हो रहा था, मशीनरी आ गई तो मशीनरी में हमने टेक्निक चेंज कर दी। बेसिकली हम बोले तो टेक्निक चेंज करने से ये इसका फ़र्क पड़ गया इसके ऊपर। फिर आता है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये पीपीसी है, ये पूरा का पूरा प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है। अब इसके अंदर हम ये पॉइंट एफ और ये जी है। बेसिकली ये जब यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन है, अगर इसके अंदर होगा तो वो कमी होगी उसकी, कि कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, अंडर या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। यही है इसके अंदर, ये देख लिया रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन ऑफ फिगर 1 पॉइंट ए बी कोरस्पॉन्डिंग टू फुलर एज वेल। यही है कि ये पूरा का पूरा है। और यहाँ पे आप देखोगे एफ पॉइंट पर देखेंगे तो ये भी कम है, ये भी कम है। सेम ऐसे ही जी पर भी, यहाँ पे भी देखेंगे कहीं भी अंदर होगा वो कम ही होगा, इससे प्रॉपर नहीं है, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। दूसरा है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के अंदर नॉर्मली देखिए पहले ए और बी थी। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हमने टेक्निक चेंज कर दी, हाई लेवल अचीवमेंट। ये जो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे हम, पहले मान लो यहाँ पे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो रहा था, या फिर टेक्निक हमने अलग ले हुई थी, तो हमने रिसोर्सेज के अंदर ग्रोथ किया। टेक्निक को तो नहीं आएंगे इसके अंदर, रिसोर्सेज का ही है तो रिसोर्सेज को ही लेंगे हम। तो जैसे यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे थे हम उसका प्रॉपर, रॉ मटेरियल को ख़राब ज़्यादा कर रहे थे, ये करेंगे तो प्रोडक्शन इतनी आ रही थी। हम इसको अब प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको अच्छे से काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो नॉर्मली अगर हम यूटिलाइजेशन अच्छे से करेंगे तो प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। यही है, एप्पल्स भी बढ़ जाएंगे और वीट भी जाएंगे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज हैं, वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन का हो रहा है। अब देखते हैं शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। ये दो प्रकार से होती हैं, चेंज इन रिसोर्सेज और चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब चेंज इन रिसोर्सेज के अंदर देखेंगे, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, अब हम किसी काम को कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हमने जो ये ए और बी दिखा रखी है, ए बी कर्व है, ए बी कर्व दिखा रखी है। ए बी कर्व अब हमारे जो ये नॉर्मल रिसोर्सेज पर हम काम कर रहे थे ए बी कर्व पे, अचानक पीछे से रिसोर्सेज बढ़ गए। रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा दोनों का, क्योंकि रिसोर्सेज तो दोनों के लिए हैं, वीट के लिए भी हैं। और उसके रिसोर्सेज में हम यहाँ पे लैंड, जैसे एग्जांपल लिया था लैंड वाला, रिसोर्सेज लैंड है। अगर हमने ज़मीन को ज़्यादा कर दिया तो ऑब्वियसली बात है उसमें हम जो भी बोएंगे तो वीट भी ज़्यादा होंगे और एप्पल भी ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए ये भी ज़्यादा और ये भी ज़्यादा, एक्स एक्सिस भी ज़्यादा, वाई एक्सिस भी ज़्यादा। और सिमिलरली अगर रिसोर्सेज कमी आएगी, लैंड या कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जितने भी रिसोर्सेज में अगर इनमें कमी आएगी तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो जो ये कर्व है ये नीचे की ओर चली जाएगी। तो इसी को है चेंज इन रिसोर्सेज, शिफ्ट हो गई है, रोटेशन हो गई। और टेक्नोलॉजी में भी सेम, मान लो एक्स कम्योडिटी की जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी हो गई है पहले के कंपैरिजन में, तो जो एक्स टेक्नोलॉजी हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, जैसे कि इसमें बढ़ा रखा है। और अगर वाई की होगी, वाई की यहाँ पे देखो, वाई की जो एफिशिएंट होगी पहले से, तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये दिखा रखा है इसके अंदर। इसीलिए ये देख सकते हैं आप इसमें इसको अच्छे से, यही है इसके अंदर, कुछ नहीं। और फिर मान लो दोनों की बढ़ गई तो पहले ये करो थी, अब दोनों, तो टेक्नोलॉजी में दोनों एक्स की और वाई कम्युनिटी दोनों की जो उसमें चेंज हो गया,
मतलब बढ़िया होगी पहले से, तो दोनों बढ़िया होगी तो पहले से ये भी बढ़ जाएगा और यहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो ये करवा जाएगी दोनों की। फिर आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसको एक एग्जांपल से शुरू में ही बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अब मैं ये शेड्यूल था, इसके अंदर किया था हमने कि जो लैंड है उसके ऊपर हमने 100 इसे पूरे एरिए में एप्पल बो रखे हैं और इतने एरिए में हमने वीट बो रखे हैं। फिर 90 में एप्पल कर दिए और 10 में जो वीट कर दिया। अब जो ये चेंज हुआ है ना भाई, 10 वीट के लिए हमने जितना एप्पल के अंदर घटाया है, ये 10 घटाया है, 10 वीट के लिए 10 एप्पल्स घटाए हैं ना, ये एप्पल्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा, जो ये 10 एप्पल थे ये हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगले में देखिए, जो 90 से ये 70 कर दिया, ये 10 से 20 कर दिया, ये इस 10 के लिए ये जो 20 घटा है ना, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 70 से 40 हो गया, 20 से 10 हो गया, ये 10 के लिए जो 30 घटे हैं ना, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ रहे हैं? ये बेसिक एग्जांपल्स से बता रहा हूँ मैं आपको। ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो दूसरे के मतलब बढ़ाने के लिए जो दूसरे की जो घटा दी है हमने, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट for an economic goods or resources or the value of sacrificed alternative, कि हमारा जो बेस्ट यूज होता है, नेक्स्ट बेस्ट यूज होता है, उसके लिए जो घटाई हुई सेक्रीफाइड अल्टरनेटिव होती है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इस एग्जांपल के बारे में भी इस एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर वही है कि दोनों जो ऊपर हमने शेड्यूल से पीपीसी शेड्यूल से बताया है, सेम वही कहने की कोशिश कर रहा है। आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा इसको, सेम वही है। फिर आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है द चेंज लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1 और जो गेन हुआ है आउटपुट ऑफ क्रॉप 2, उनकी जो रेशो है, उनका जो रेशो है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये देखिए, इसके बारे में बताते हैं। पहले जो ये था एक्स एक्सिस पे जो क्रॉप थी, क्रॉप 1, ये आर और ये एल प्रोडक्शन दे रही थी। फिर क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ आर से एस और इसका गेन हुआ एल से एम। तो जो ये आर से एस है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और जो ये फिगर, ये जो लॉस, ये चेंज इन लॉस होगा, इतना इसके अंदर लॉस हुआ है, इतना घटा है और ये इतना बढ़ा है, जो इन दोनों का जो रेशो है वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यही है। बाकी देखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट और एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, कि जो 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट है when some resources are shifted from use 1 to use 2, जब यूज 1 से जो ये इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो मूल्य है, एक मूल्य जो है जो एक मोर आउटपुट करने के लिए शिफ्ट होता है यूज 1 से लेकर यूज 2 में, वो है ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ खास था नहीं पूरे चैप्टर में, सिंपल सा चैप्टर है ये, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर था, इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कुछ ना समझ आए तो कमेंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, और अदरवाइज एक बार फिर से देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो, इतना लंबा कुछ इसमें थ्योरीज वगैरह थी नहीं, सिंपल सा चैप्टर था, समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है।
धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।